हम थर्ड ईयर बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में पिछले दिनों श्रोडिंगर इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखे थे। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए मैंने आपको ये समझाया था कि किस प्रकार से कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट हैं वह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यानी आर थीटा फाई से संबंध है, एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई में क्या संबंध है। और फिर हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का मदद लेकर के डेल स्क्वायर का मान स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में निकाला था। चूँकि अब वेव फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं आर, थीटा और फाई, तो फिर हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक का यूज़ किया था। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक का यूज़ करके हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में जो वेव फंक्शन डिफाइन किया था वो इस प्रकार से डिफाइन किया था। साई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर ए फंक्शन ऑफ आर, कैपिटल थीटा ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड कैपिटल फाई इज फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक को यूज करके हमने फाई के लिए इक्वेशन सेपरेट कर ली थी और उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया था पूरा। जब उसको सॉल्व किया था तो उसका मान निकल के आया था 1/√2 पाई ई की पावर आई एम फाई। फिर जो इक्वेशन रह गई थी वो आर और थीटा में रह गई थी। सेपरेशन ऑफ टेक्निक को दोबारा उपयोग में लिया गया और इस यूज करके थीटा के लिए हमने एक इक्वेशन फिल्टर की थी और फिर हमने थीटा के लिए सॉल्यूशन निकाल लिया था। आपको ध्यान होगा उसमें लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशंस आई थी और उनसे हमने नॉर्मलाइज कोफिशिएंट नॉर्मलाइज कंडीशन को यूज किया था। थीटा का मान निकाल लिया था √2l + 1/2 फैक्टोरियल l - n अपॉन फैक्टोरियल l + m PLM cos थीटा। जो तीसरी इक्वेशंस रह गई थी वह तीसरी इक्वेशन है आर में, और इस तीसरी इक्वेशन जो आर में रह गई है हम इसको रेडियल वेव इक्वेशन कहते हैं। आज हम इस रेडियल वेव इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम रेडियल वेव इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें इस केस में फिर कंप्लीट वेव फंक्शन का मान निकालना संभव हो सकेगा। तो अभी तक हमने जो काम किया वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को टेक्निक को यूज करते हुए स्फेरिकल हार्मोनिक्स का मान निकाल लिया था और स्फेरिकल हार्मोनिक का मान निकाल के हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल में रखते हुए स्फेरिकल हार्मोनिक का मान निकाला। आज हम रेडियल वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एनर्जी आइगन वैल्यू का मान निकाल करके फिर हम कंप्लीट वेव फंक्शन को भी निकाल सकेंगे। आपको ध्यान होगा जो तीसरी इक्वेशन बच गई थी वह रेडियल वेव इक्वेशन थी और यह रेडियल वेव इक्वेशन जो रह गई है इसका मान है 1/r ddr r² ddr ऑफ कैपिटल R प्लस r² 2m/h² e - b = बीटा। ये बीटा जो कांस्टेंट यूज किया था हमने कब किया था? जब थीटा और आर को फिल्टर कर लिया था और फिर कहा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक के अनुसार कि ये दोनों पक्ष किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। तो बीटा माना गया था। एक पार्ट थीटा का सॉल्व कर लिया, तीसरा पार्ट आज सॉल्व कर रहे हैं। तो यह रेडियल वेव इक्वेशन है। अब हमने इस समीकरण को r² से डिवाइड किया। तो जब हम इसको r² से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन किस प्रकार की आ रही है? 1/r² ddr r² ddr ऑफ कैपिटल R प्लस 2m/h² e - b माइनस β/r² कंप्लीट ऑफ ब्रैकेट r इज इक्वल्स टू 0। फॉर हाइड्रोजन एटम हम जानते हैं b का मान जो होता है -ZE²/r होता है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जब सॉल्व करते हैं
तो इसका मान आता है यूबी मेथड से d2r/dr² प्लस 2/r dd r ऑफ r। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर खोल लें तो ये अंदर आ रहा है 2m/h² e माइनस 2m/h² माइनस β/r²। v जो हमने माइनस ZE² लिया है उसका मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो उसका मान सब्स्टिट्यूट करने पर जो इक्वेशन मिलेगी वो इस प्रकार की मिल रही है d2r/dr² प्लस 2/r dd r ऑफ r प्लस 2m/h² e प्लस 2m/h² b का मान रख दिया ZE²/r माइनस l प्लस 1/r² ऑफ कैपिटल R इज इक्वल्स टू 0। आपको ध्यान होगा जब हमने बीटा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था और लीजेंड्रे इक्वेशंस थीटा के लिए सॉल्व किए थे तो बीटा का जो मान निकाला गया था वह मान निकल के आया था l प्लस 1। अब हम इस समीकरण में जब पोटेंशियल एनर्जी का मान रख दिया, बीटा का मान रख दिया, तो हम कुछ नए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कांस्टेंट किस प्रकार से हैं कि हमने कहा α² इज इक्वल्स टू माइनस 2m/h² e, एक ये माना। दूसरा हमने कहा है लैम्डा इज इक्वल्स टू mgE² अपॉन h² अल्फ़ा। और तीसरा एक कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है रो इज इक्वल्स टू 2αr। इन तीनों के मानों को यहाँ पर हम प्रयोग में लेंगे तो आप देखिएगा किस प्रकार से जो समीकरण है चेंज हो गई है। समीकरण के पहला पद दूसरा पद एज इट इज़ है, ब्रैकेट वाले जो पद हैं वो चेंज हो गए हैं और उसमें आ गया है -α² प्लस 2λα अपॉन r माइनस l प्लस 1 अपॉन r² ऑफ r। अब इन दोनों पदों में जो मान है वो सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल R विद रेस्पेक्ट टू R है। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से यह मान ज्ञात कर सकते हैं ddr ऑफ कैपिटल R इज इक्वल्स टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया रो के रेस्पेक्ट में और d रो बाई dr इज इक्वल्स टू 2α है, इसलिए इसका मान हो गया 2α dd रो ऑफ R। और इसी प्रकार से इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा वो उसका अर्थ क्या हो गया, पहला डेरिवेटिव ddr और पहले डेरिवेटिव का मान निकाला जा चुका है वो है 2α dd रो बाई r। ddr को पुनः रो में ब्रेक किया गया और इसका इस प्रकार से जो मान निकल के आया है वह मान है 4α² d रो स्क्वायर ऑफ कैपिटल R। तो इस रेडियल वेव इक्वेशन में जो विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल r सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हैं उनका मान हमने इन टर्म ऑफ रो ज्ञात किया है और इन दोनों मानों को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह समीकरण किस प्रकार से हो गई है 4α² d2/d रो स्क्वायर ऑफ r प्लस 2/रो 2α डॉट 2α dd रो ऑफ r विद इन ब्रैकेट जैसा पहले हमने किया था -α² प्लस 2λα बाई रो 2λα बाई रो और 2α, यानी r का मान जो है रो बाई 2α हमने रख दिया है माइनस l प्लस 1 बाई r², l प्लस 1 बाई r² 4α² ऑफ r। और इस पूरी समीकरण को अब हम 4α² से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 4α² से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन कुछ दे रही है d2r/d रो स्क्वायर प्लस 2/रो dr/d रो प्लस विद इन ब्रैकेट -1/4 प्लस λ/रो माइनस l प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर ऑफ r इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को जब हमने 4α² से डिवाइड करके प्राप्त कर लिया है तो जैसा हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में किया था बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर काम करते हैं कि पहले हम एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन ज्ञात कर लेते हैं फिर हम कंप्लीट सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे।
मान लीजिएगा एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन ज्ञात कर रहे हैं कि रो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, तो उस केस में यह इक्वेशन किस प्रकार से रिड्यूस हो जाएगी, d2r/d ρ² माइनस 1/4 ऑफ r, क्योंकि रो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है इसलिए दूसरे टर्म को नेगलेक्ट किया जा सकता है। अब जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में किया था, इसके जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके मान CF और PI से ज्ञात किए जा सकते हैं, और इस प्रकार से इस R का जो मान निकल के आएगा वो e⁻⁻² निकल के आएगा। अब इस सॉल्यूशन में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन जो प्लस वाला पार्ट है वह सॉल्यूशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रो बराबर इनफाइनाइट होने पर कैपिटल R का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए प्लस मान को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन रह गया है वो R का केवल e⁻⁻² रह गया है। यह सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए है, वेव फंक्शन को कंडीशंस को यूज करते हुए है। अब ये एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन को अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने के लिए मान लीजिए कुछ इसके साथ में और जोड़ा जाए, तो हमने f रो जोड़ा। तो अगर ये कुछ इसके साथ में और लिख दिया e⁻⁻² f रो, तब यह इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यदि यह इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया है तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है यह उसको संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करना चाहिए इसका मतलब हुआ कि हम इस सॉल्यूशन के फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव के मान को ज्ञात करें, और जब हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव के मान को ज्ञात करेंगे और उस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करें तो जो समीकरण है वह संतुष्ट होनी चाहिए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तब ही हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे। तो हमने समीकरण 1 में r' और r" के मान रखे हैं, और r' और r" के मान रखने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होती है वह समीकरण है f" प्लस f' 2/ρ-1 प्लस f विदिन ब्रैकेट λ/ρ माइनस 1/ρ माइनस LL प्लस 1/ρ² 0। अब यह जो समीकरण प्राप्त हो गई है, यह समीकरण जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे और हम आगे जाके देखेंगे कि यह समीकरण जो निकल के आती है ये एसोसिएट लॉगेर डिफरेंशियल इक्वेशन में निकल के आएगी। तो यह अभी अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ हम यहाँ एक बात लिख सकते हैं कि हम इस समीकरण को पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे, और पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करके हम रेकरेंस फार्मूला प्राप्त कर लेंगे। रेकरेंस फार्मूला प्राप्त करने के पश्चात हम एक शर्त डालेंगे कि जो सीरीज है वो फाइनाइट रहे। तो सीरीज को फाइनाइट बनाए रखने के लिए जो शर्त निकल के आती है वह शर्त है λ=k+L+1, और चूँकि इसमें k l सभी मान इंटीजर्स हैं इसलिए लैम्डा के मान को स्मॉल n माना जा सकता है जो कोई इंटीजर है। इसके सॉल्यूशंस भी मैं कल आपको पूरे देने वाला हूँ, लेकिन अभी हम जो कार्य कर रहे हैं वो उस प्रकार से है जो आपको परीक्षा में करना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इसके सॉल्यूशंस में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए इसके पूरे सॉल्यूशन भी दिए जा सकते हैं, कल हम दे देंगे। लेकिन अभी हम इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे, और जो बात मैंने बोला है वो पुनः मैं दोहराता हूँ किस प्रकार से है कि इस पावर सीरीज मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, रेकरेंस फार्मूला प्राप्त करेंगे, रेकरेंस फार्मूला प्राप्त करके सीरीज को फाइनाइट बनाए रखने के लिए शर्त प्राप्त करते हैं, और जो शर्त प्राप्त होती है वह शर्त है λ=n। ओके,
अब आप देखिए हमने कांस्टेंट किस प्रकार से डिफाइन किए थे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, लैम्डा बराबर ये माना था, इसलिए लैम्डा स्क्वायर कर दें तो ये मान इस प्रकार से हो जाएगा और इस लैम्डा स्क्वायर के मान में जो अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है उसमें अल्फ़ा स्क्वायर का मान सब्स्टिट्यूट कर दें तो लैम्डा स्क्वायर का जो मान बनेगा वो माइनस एम जेड स्क्वायर E4/2EH बन जाएगा। ओके, अब आप देखिएगा हम आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन वैल्यू किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समीकरण से जो लैम्डा स्क्वायर निकला है ई का मान निकाल लीजिएगा। ई बराबर हो गया माइनस एम जेड स्क्वायर E4/2H लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा बराबर एन है जो अभी पावर सीरीज मेथड से आया था और इस प्रकार से एनर्जी आइगन वैल्यू के जो मान हो जाएंगे वो मान माइनस एम जेड स्क्वायर E4/2n²H बन जाएगा। यह जो एनर्जी का मान आया है यह एनर्जी आइगन वैल्यू कहलाएगा। अब हम आइगन फंक्शन की बात करते हैं। तो आइगन फंक्शन की बात करने के लिए सबसे पहले हमको रेडियल फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा और हमने कंप्लीट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन माना था वो था r = e⁻⁻ρ/2 f रो। और एफ रो जब हम इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को तो इसका मान निकल के आता है रो की पावर एल जीरो जी रो, यहाँ पर एसोसिएट लॉगेर का पॉलिनोमियल है और इस जी रो का जो मान होता है सी कैपिटल एल एन प्लस एल फ्रॉम n + l to 2l+1 बाई रो। सी नॉर्मलाइज कोफिशिएंट है जिसका मान हम नॉर्मलाइज कोफिशिएंट से निकालेंगे और जैसा अभी देखिए रो हमने माना था 2 अल्फ़ा आर, तो रो आर अल्फ़ा का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये मान हो जाएगा 2ZR/n me²/h²। me²/h² का जो मान है वो 1/a0 होता है यानी बोर रेडियस हो गया। तो इसका अर्थ है यह मान 2ZR/n/a0 हो गया रो बराबर। तो रेडियल वेव फंक्शन में रो के मान को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। रो का मान जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी जो रेडियल फंक्शन अभी आर कैपिटल आर के लिए लिखा गया था उसमें रो के स्थान पर 2ZR/n/a0 लिखेंगे तो इस प्रकार से रेडियल फंक्शन का मान ये हो जाता है। कैपिटल सी नॉर्मलाइज कोफिशिएंट है। नॉर्मलाइज कोफिशिएंट का मान नॉर्मलाइज कंडीशन से जब ज्ञात करेंगे तो यह मान इतना निकल के आता है। तो हमारे पास कैपिटल थीटा पहले से है, कैपिटल फाई हम निकाल चुके हैं, अब ये कैपिटल आर का मान आ गया। तो इन तीनों के प्रोडक्ट से हम वेव फंक्शन का मान निकाल सकेंगे। तो साई एन एल का जो मान होगा वह किस प्रकार से दिया जाता है, कैपिटल आर इज ए फंक्शन ऑफ एन एल, कैपिटल थीटा इज ए फंक्शन ऑफ एम एल, कैपिटल फाई ए फंक्शन ऑफ एम। कैपिटल फाई हम जानते हैं, कैपिटल थीटा हम जानते हैं, कैपिटल आर का मान निकाला जा चुका है। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट बनेगी, मान लीजिए n बराबर 1 है, l बराबर 0 है, m बराबर 0 है, तो यह जो वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट का बनेगा उस ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन को हम साई 100 बोलेंगे, साई 100 बोलेंगे, यानी n l m n l m सभी हमारे क्वांटम नंबर से हैं और जो तीनों फंक्शंस हमें मिले हैं उन तीनों फंक्शन में n l m के मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 1/a0, आपको ध्यान होगा ये बोर रेडियस है, तो साई 100 का जो मान आएगा यह मान निकल के आता है 1/√πa0³ मेरा आपको ऐसा परामर्श है कि हम हाइड्रोजन एटम के केस में कम से कम ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का जो ये मान निकल के आ रहा है इसको निश्चित रूप से याद रखें, क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स में यह वेव फंक्शंस का प्रयोग हम करेंगे और इससे हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद।